कहां तक बातें हुई थी? चलिए, होमोमर्स देखो, एक अपन ने ये बनाया था ना, ये वाला एथेन की अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमने एक बनाया था जिसमें हमने लिखा हुआ था होमोमर या कन्फॉर्मर, ऐसे इंटरकन्वर्टेबल के साइन के साथ ही बनाया था, अगर आपको याद हो तो कुछ इस प्रकार से। क्लियर? जिन पर हमने लिखा है होमोमर या कन्फॉर्मर, तो आप इनको होमोमर्स भी बोल सकते हो क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड होते ही होमोमर बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, कन्फॉर्मर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कन्फॉर्मर। या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो, रोटामर्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रोटामर्स, क्योंकि ये रोटेशन से बनते हैं तो इनको रोटामर्स भी बोला जा सकता है। कन्फर्मेशंस का ही दूसरा नाम होता है रोटामर्स, यानी कि जो रोटेशन से बने हो। ठीक है, चलिए, ये सारी बातें हमारे सामने हो गई थी। एक बात और आप ध्यान रखेंगे जो सबसे ज्यादा क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट। जब कभी भी आप सिग्मा बॉन्ड पर क्या लेंगे, रोटेशन। जब कभी भी आप सिग्मा बॉन्ड के ऊपर क्या लेंगे, रोटेशन। मान लीजिए हमारे सामने तो जो सिलेबस में आएगा वो सिग्मा बॉन्ड कौन सा रहेगा, कार्बन कार्बन। हमारे सिलेबस का तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ही रहने वाला है। जब भी आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेंगे तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ, नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के अंदर कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, नो चेंज इन बॉन्ड एंगल, नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में भी कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो लगातार कौन बदलेगा, केवल डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल कीप चेंजिंग, डाईहेड्रल एंगल कीप चेंजिंग। केवल एक ही पैरामीटर रहेगा जो लगातार बदलता रहेगा और उसका नाम है डाईहेड्रल एंगल। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे सामने इथेन मॉलिक्यूल, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। क्लियर? जब आप इसमें रोटेशन लेंगे, जैसे ये हमारे सामने जब आप रोटेशन लेंगे, मान लीजिए फ्रंट को ही मैं रोटेट कर रहा हूं, तो क्या रोटेट करने पर इन दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल चेंज होगा, बताइए? ये जिस एंगल पर है उतने पर ही रहेंगे, तो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। और ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, जिस बॉन्ड पर आप रोटेशन ले रहे हो, वो उसकी बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होगी। दूसरी बात, चेंज होगा तो केवल डाईहेड्रल एंगल। कैसे? अभी देखो, ग्रीन और ग्रीन के बीच में डाईहेड्रल एंगल कितना है, कितना है, 0। और अब कितना हो गया, 60। अब कितना हो गया, 120। और अब कितना हो गया, 180। तो जब आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेते हैं तो केवल और केवल क्या बदलता है, आपका डाईहेड्रल एंगल। क्लियर? बाकी इन चीजों में कोई चेंज नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको छाप देंगे, फिर हम इथेन पर बात करने वाले हैं। जल्दी जल्दी निपटा देंगे भाई। ये वर्ड रोटामर जरूर लिख देना, क्योंकि आखिरी में फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी नोटबुक में छाप दूंगा एज इट इज विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपसे पूछे कि ऐसा क्यों नहीं होता है तो आपको बोलना है सिग्मा बॉन्ड इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। ये थोड़ा सा आपके लेवल से बाहर चला जाएगा कि भाई बॉन्ड लेंथ चेंज क्यों नहीं होती है, ओवरलैपिंग भी चेंज नहीं होगी, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है। और बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी चेंज नहीं हो रही है। बॉन्ड लेंथ बोल दो, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो, एक ही बात है। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, क्या बोल सकते हो, ओवरलैपिंग, क्योंकि इन सब का आपस में लिंक होता है। ओवरलैपिंग बदलेगी तो बॉन्ड लेंथ बदलेगी, और ओवरलैपिंग बदलेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बदलेगी। ओवरलैपिंग अच्छी रहेगी तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, ओवरलैपिंग वीक रहेगी तो बॉन्ड वीक बनेगा। तो बॉन्ड लेंथ बोल दीजिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दीजिए, या ओवरलैपिंग बोल दीजिए, एक ही बात है। इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज ना आने का अगर आपसे कारण पूछे तो सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल।
कार्बन कार्बन की जो इंटरन्यूक्लियर एक्सचेंज होती है इसके अबाउट ये क्या होता है, सिमेट्रिकल। लेकिन मुझे लगता नहीं 12th लेवल पर इतनी भारी बातें करेगा, आपसे रीजन नहीं जानेगा, आपसे रीजन की बजाय रिजल्ट्स पर ध्यान देता है कि ये रिजल्ट्स होते हैं जब आप सिग्मा बॉन्ड पर क्या करते हैं, रोटेशन। क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब एनसीईआरटी यहां से शुरू होती है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। आप देखिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए पहले 2 लेक्चर हमने अलग से पढ़े हैं ताकि हम एनसीईआरटी को पढ़ सके। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम कन्फर्मेशनल, सभी गायब हो गए। हेडिंग हमारे सामने रहेगी कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन, यानी कि इथेन की कन्फर्मेशंस बनाएंगे और उसका हम कंप्लीट क्या करेंगे, एनालिसिस। डिटेल्ड डिस्कशन रहेगा। एनालिसिस का मतलब क्या है, डिटेल्ड डिस्कशन। अगर हम बात करना चाहें इथेन की तो इस प्रकार से कंडेंस फॉर्म लिखा जा सकता है और इस प्रकार से आप इसका क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि हमें चीजें यहां से क्लियरली समझ में आनी चाहिए। जब भी आप किसी का कन्फर्मेशनल एनालिसिस करना चाहते हैं इसका मतलब आप उसकी क्या बनाएंगे, कन्फर्मेशंस। और कन्फर्मेशंस आपके लेवल पर कैसे बनाई जाती है, सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से। कैसे बनाई जाती है, सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से कन्फर्मेशंस हम यहां पर बनाया करते हैं। तो जब भी आप कन्फर्मेशन बनाओगे या तो कन्फर्मेशन आपको वेज डैश में बनानी पड़ेगी, या फिर कन्फर्मेशन आपको सोहर्स प्रोजेक्शन में बनानी पड़ेगी, या फिर कन्फर्मेशंस आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में, या फिर फिशर। तो सबसे ज्यादा आसान होता है बनाना और समझ पाना किसमें, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो हम जो कन्फर्मेशंस बनाने वाले हैं वो किसमें बनाएंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन। आगे बात समझ में, पहली बात तो ये रहेगी। दूसरी बात, जब भी आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्फर्मेशन बनाना चाहें तो आपको 2 बातें फिक्स करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये कि किस सिग्मा बॉन्ड पर आप रोटेशन लेने वाले हैं, किस सिग्मा बॉन्ड पर आप रोटेशन लेने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि हम एक कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है इस पर क्या लेंगे, रोटेशन। क्या लेंगे, रोटेशन। दूसरी बात फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उनमें से किस एटम को आप फ्रंट एटम मानेंगे और किस एटम को बैक एटम मानेंगे, क्योंकि फ्रंट एटम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड बैक कार्बन एटम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, हमने बता दिया है कि ये कार्बन क्या रहेगा, फ्रंट, और ये कार्बन कौन सा रहेगा, बैक। यानी कि यहां पर अगर अपन बात करें नंबर 1 नंबर 2, तो नंबर 1 को कौन सा कार्बन मान लिया है, फ्रंट, और कार्बन नंबर 2 को क्या मान लिया है, बैक, और 1 और 2 पर हमें क्या लेना है, रोटेशन। तो अब हम यहां पर सबसे पहले इसकी कंफर्मेशन ड्रॉ करेंगे। देखिए, फ्रंट कार्बन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ये क्या है आपका फ्रंट कार्बन। बताइए फ्रंट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, 3, पक्का, यस। फिर बैक कार्बन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, क्लियर। आप बताइए बैक कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, बैक कार्बन पर भी हमारे सामने 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? तो देखिए ये जो डॉट है वो डॉट नहीं है, ये क्या है कार्बन नंबर 1, और ये सर्कल क्या है, कार्बन नंबर 2। आगे बात समझ में। अब आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेंगे। जब आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेते हैं तो रोटेशंस को आप ऑब्जर्व कर पाए, इसलिए जिन 2 एटम्स के बीच में वो सिग्मा बॉन्ड बना है, ध्यान से सुनते रहना, जिन 2 एटम्स के बीच में वो सिग्मा बॉन्ड बना है उनमें से एक एटम को क्या करना पड़ेगा, फिक्स, और दूसरे को रोटेट करना पड़ता है, क्लियर। तो आप देखिए इसको, मैंने इसको क्या कर दिया है, फिक्स, और इसको क्या कर रहा हूं, रोटेट। तो जब मैं एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करूंगा तो सबसे पहले देखो इस एटम पर लगे हुए तीनों एटम एक साथ घूमेंगे, घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, यस। पहली बात, जब आप इस सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेंगे तो इस सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी, ओवरलैपिंग चेंज नहीं होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा। डाइहेड्रल एंगल अलग चीज होती है और बॉन्ड एंगल अलग चीज होती है, ये मैं आपको क्लियरली समझा चुका हूं। चलिए, तो ये हमारे सामने मामला रहेगा। अब घुमाने के लिए हमें कोई एंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे तो आप चाहो कितने भी एंगल से घुमा सकते हो, कैसे कि भाई ये अपन ने फिक्स कर दिया, पीछे वाले को कितने से घुमा दिया, 0.00001 डिग्री से घुमा दिया, फिर 0.0002 डिग्री से घुमा दिया। ऐसे घुमा घुमा कर आप कितनी शेप बना सकते हैं, इनफाइनाइट। बुढ़ापा आ जाएगा 1 डिग्री तक पहुंचते ही, क्लियर। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। हम इसको घुमाएंगे एक फिक्स एंगल से, एक फिक्स डाइहेड्रल एंगल से, जो कि रहेगा 60 डिग्री। कितना रहेगा, अब आपके दिमाग में आएगा, आप घर से 60 डिग्री सोच के आए हो क्या? अगर आप सोच के आए हो तो 60 डिग्री क्यों सोच के आए हो, क्योंकि 60 डिग्री पर हमें कैसे केसेस मिलेंगे,
एक्सट्रीम केसेज। क्या मिलेंगे? एक्सट्रीम केसेज मिलेंगे 60 डिग्री पर। एक मिनट सर, एक्सट्रीम केसेज का मतलब क्या है? एक्सट्रीम केसेज का मतलब है कि जब आप 60 डिग्री के डाइहेड्रल एंगल से रोटेट करोगे तो या तो आपको स्टैगर्ड कंफर्मेशन मिलेगी या एक्लिप्स मिलेगी। उसके अलावा आप घुमाओगे तो ना स्टैगर्ड मिलेगी ना एक्लिप्स मिलेगी। जैसे ये हमारे सामने है, अभी बताओ डाइहेड्रल एंगल कितना है? 0। अगर मैंने 60 से घुमा दिया तो ये कंफर्मेशन स्टैगर्ड, फिर से 60 से घुमा दिया एक्लिप्स, फिर 60 से घुमा दिया स्टैगर्ड, फिर 60 से घुमा दिया एक्लिप्स। सो वी आर गेटिंग द एक्सट्रीम केसेस। क्यों? क्योंकि स्टैगर्ड का एनर्जी सबसे कम और एक्लिप्स का एनर्जी सबसे, तो एक्सट्रीम केस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम केस। तो अब आपको क्या करना है? इनको 60 डिग्री से घुमाना है। फ्रंट कार्बन को क्या रखना है? फिक्स, और बैक कार्बन को घुमाते हुए जाना है। और इन दोनों हाइड्रोजन को अलग कलर से बीच में हाईलाइट करते रहना, ये वाले, ताकि हम डाइहेड्रल एंगल देख सके। तो बताइए यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं थीटा डाइहेड्रल एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब कितने से घुमाना है? 60 डिग्री से। फ्रंट को क्या रखोगे? फिक्स। बैक को घुमाओगे तो याद रहे, जब बैक कार्बन को आप घुमाओगे तो सारे एटम एक साथ घूमेंगे, है कि नहीं है? एक बार मैं आपको घुमा के बता देता हूं। फ्रंट कार्बन आप लोगों के सामने क्या है? फिक्स, एज इट इज। बैक कार्बन को कितने से घुमा दिया मेरे भाई? 60 डिग्री से। तो देखो घूमकर ये वाला हाइड्रोजन यहां पर आएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां पर आएगा और वो वाला हाइड्रोजन वहां चला जाएगा। तो ये वाले हाइड्रोजन यहां पर आ जाएंगे, सारे बॉन्ड एक दूसरे के कहां पर चले जाएंगे? बीच में। अब इन दोनों हाइड्रोजन्स को वापस से हाईलाइट करो ताकि आपको यह पता चले किन बॉन्ड्स के बीच का डाइहेड्रल एंगल हम देख रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड है ना, इनके बीच का डाइहेड्रल एंगल, ये फ्रंट कार्बन पर ये बॉन्ड है और बैक कार्बन पर ये बॉन्ड है। राइट नाउ द एंगल बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स इज 0 डिग्री। और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर कितना है? 60 डिग्री। तो हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे ताकि हमें एंगल दिखाई दे। तो यहां पर थीटा कितना रहेगा? 60 डिग्री। ऐसे ही आपको घुमाते हुए 360 तक आना है। हो जाएगी सब, खुद से घुमाना है। कहां तक पहुंचना है? 360 डिग्री तक। ऐसे ही घुमाते हुए आपको पहुंचना है कहां तक? 360 डिग्री तक। और कोई किसी की नोटबुक में नहीं झांकेगा और बोर्ड पर भी नहीं देखेगा। पहली दो स्ट्रक्चर देख सकते हो, उसके अलावा आप लोग नहीं देखेंगे, खुद से बनाएंगे आप लोग। दोनों हाइड्रोजन्स को अलग कलर से हाईलाइट करते रहना ताकि हमें पता चलता रहे कि किन के बीच में डाइहेड्रल एंगल देख रहे हैं। सो थीटा विल बी, अगर यहां पर बात करें, 120 डिग्री। फिर से घुमा दीजिए। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से घुमा दीजिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जैसे घुमाओगे, एक बार 60 घुमाओगे तो क्या बनेगी? स्टैगर। दूसरी बार 60 घुमाओगे तो क्या बनेगी? एक्लिप्स्ड। थीटा यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो थीटा हमारे लिए रहेगा यहां पर 240 डिग्री। फिर से 60 डिग्री से घुमा दीजिए मेरे भाई। फ्रंट को क्या रखना है? फिक्स। बैक को घुमाते जाना है 60 डिग्री से। बहुत सारे राक्षस अभी भी देख देख के घुमा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें डाइहेड्रल एंगल की तो थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा? 300 डिग्री। फिर से 60 डिग्री से घुमा दीजिए। मैंने घुमा दिया है 360 तक। क्या आप लोग घुमा पाए? जल्दी से घुमाएंगे मेरे भाई। तो यहां पर हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। जहां से शुरू हुए थे मेरे हिसाब से वहीं पहुंच चुके हैं, जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच चुके हैं। तो इस थीटा को आप चाहो तो क्या बोल सकते हो? 0 डिग्री भी बोल सकते हो या 360 डिग्री बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। 0 डिग्री भी बोल सकते हो या 360 डिग्री भी बोल सकते हो। कल आप लोगों की क्लास रहेगी?
सैटरडे आप लोगों का ऑफ रहेगा। क्लियर? चलिए जल्दी से बनाएंगे। 360 तक घुमाना है, 360 तक घुमाना है, 60 60 60 करते हुए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मास्टर पढ़ाता है तो आसान लगती है, और जैसे खुद को बनाने के लिए बोला जाए तो कुछ चमकता ही नहीं है। इसलिए बोलता हूं जब तक पेन नहीं चलाओगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। निपटा दिए हो क्या, या खुद ही निपट गए हो? देखो देवी जी से बन ही नहीं रहे हैं। ये तुम क्या बना रहे हो? हटाओ हाथ हटाओ। ये क्या बनाया तुमने? भाई गुड़िया नहीं बनानी है। ये फ्रंट कार्बन है, इस पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। इसको तो, इस वाई को तो फिक्स रखा करो एक जैसी। दूसरी अगर अपन बात करें तो बॉन्ड कहां से बनाने हैं? सर्कल से। तो यहां पर अगर एक्लिप्स बनाने हैं तो बॉन्ड इस प्रकार से बनेंगे, और स्टैगर्ड बनाने हैं तो बॉन्ड बीच के, बॉन्ड दो बॉन्ड के बीच में बनेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन लगा दोगे। ये कौन सी कंफर्मेशन बन गई है? एक्लिप्स। स्टैगर्ड बनानी है तो ये बॉन्ड तो पहले वाले के तो एज इट इज रखो, ये तो एज इट इज रहेंगे। फिर क्या बनाना है? सर्कल। स्टैगर्ड बनाना है इन दोनों के बीच में बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड, और इन दोनों के बीच बॉन्ड। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन, फिर यहां पर हाइड्रोजन, फिर यहां पर हाइड्रोजन, फिर यहां पर हाइड्रोजन, फिर यहां पर हाइड्रोजन। तो ये तो सारे बॉन्ड बैक कार्बन से बना दिए अपन ने। कुछ बॉन्ड तो कहां से बनेंगे? फ्रंट। फ्रंट कहां से बनता है? डॉट। तो इस प्रकार की गलतियां आप ना करें। निपटाइए जल्दी से। निपटा दिया है क्या? 360 तक पहुंच गए हैं? बताओ इस कंफर्मेशन का क्या नाम देंगे? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं। अगर मैं खुद बना देता ना तो यकीन मानिए आप पीछे पीछे बना भी लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि मुझे नहीं बनाना आता है। सीधा पेपर में पता चलता, और फिर उसका मतलब कोई नहीं रह जाता। अगर बात पता चले कोई बात कि आपको नहीं आती है, और वो भी किस में? नीट के फाइनल पेपर में, फिर उसका पता लगने का क्या मतलब रह जाता है? इससे पता तो ना ही पता लगता। क्लियर? अगर पता लगना है तो पेपर से पहले, ताकि हम उसको ठीक कर सके। तो यहां पर इसको कौन सी कंफर्मेशन बोलेंगे आप? ये कौन सी कंफर्मेशन है? एक्लिप्स्ड। कौन सी कंफर्मेशन है? एक्लिप्स्ड। ये कौन सी कंफर्मेशन है हमारे सामने? ये रहेगी स्टैगर्ड। पक्का? इसी प्रकार से ये कौन सी कंफर्मेशन रहने वाली है? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन हमारे सामने रहने वाली है। ये कौन सी कंफर्मेशन रहने वाली है? स्टैगर्ड। एक एक्लिप्स बन रही है तो एक क्या बन रही है? स्टैगर्ड। फिर से ये कौन सी कंफर्मेशन है? एक्लिप्स्ड। फिर से ये कौन सी कंफर्मेशन है? स्टैगर्ड। तो अब आपको समझ में आया कि हमने डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री को ही क्यों चुना? क्योंकि यहां पर एक्सट्रीम केसेज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक्सट्रीम केसेज। या तो स्टैगर्ड या फिर एक्लिप्स बनेगा, या तो स्टैगर्ड या फिर क्या बनेगा? एक्लिप्स। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई है? चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। हम यहां पर और भी ढेर सारी बातें करने वाले हैं, और भी ढेर सारी बातें करने वाले हैं। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए जब आप एक स्टैगर्ड से दूसरी स्टैगर्ड में जाते हैं, जैसे यहां पर फोकस करो, ये क्या है आप लोगों के सामने? स्टैगर्ड। एक स्टैगर्ड से जब आप दूसरी स्टैगर्ड में जाते हैं तो आपको बीच में से किससे निकलना पड़ता है? एक्लिप्स से। बीच में से किससे निकलना पड़ता है? एक्लिप्स से निकलना पड़ता है। चलिए हम इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं। देखिए अगर अपन बात करें पोटेंशियल एनर्जी का, यहां पर डायग्राम बनाते हैं। क्लियर? यहां पर क्या लिखा हुआ हमने? पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी जीरो तो होती नहीं है। रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है। अब अगर अपन बात करें सबसे पहले इसको देखो, स्टैगर्ड को। किसको देखो? स्टैगर्ड। ये इथेन की बातें हो रही हैं। किसकी? इथेन। तो आप बताइए इथेन में स्टैगर्ड कंफर्मेशन में क्या टॉर्सनल स्टेन होती है? टॉर्सनल स्टेन, टॉर्सनल स्टेन स्टैगर्ड में। अबे दिमाग से पैदल लोगों, कितनी बार बोला था कि स्टैगर्ड में टॉर्सनल होता ही, चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो। क्लियर? और क्या यहां पर स्टेरिक स्टेन होती है? स्टेरिक स्टेन इथेन में केवल कहां देखने को, सॉरी, स्टेरिक स्टेन तो इथेन में ना तो एक्लिप्स में होती है ना ही स्टैगर्ड में। तो जो स्टैगर्ड होती है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई रिपल्सन,
टॉर्सनल स्ट्रेन भी नहीं होती है, स्टेरिक स्ट्रेन भी नहीं होती है। तो रिपल्सन्स क्या होते हैं? मिनिमम। और रिपल्सन्स मिनिमम तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम, रिपल्सन्स मिनिमम तो एनर्जी भी मिनिमम। इसका मतलब जो आप लोगों के सामने यहां पर स्टैगर कन्फर्मेशन रहेगा उसका एनर्जी सबसे क्या रहेगा? कम। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते हुए चलना। ये हमारे सामने कौन सा कन्फर्मेशन है? स्टैगर। ध्यान से सुनते हुए हम आप आगे बढ़ेंगे। अब एक स्टैगर से दूसरी स्टैगर में जाने के लिए ध्यान से सुनना, एक स्टैगर से दूसरी स्टैगर में जाने के लिए बीच में कहां से निकलना पड़ेगा? एक्लिप्स। देखो ये क्या है? स्टैगर। फिर यहां पर अगर मैं इधर जाऊंगा तो बीच में एक बार एक्लिप्स बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बना एक्लिप्स और फिर क्या बना? स्टैगर। लेकिन एक बात समझिए, क्या यहां पर एक्लिप्स कंफर्मेशन में क्या ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं? क्या ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं? लास्ट क्लास में क्लियर कर चुका हूं कि इन हाइड्रोजन्स का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो इनकी वंडरवॉल रेडियाई के जस्ट डबल के बराबर है। और ऐसी सिचुएशन में जो आपके वंडरवॉल इंटरेक्शंस होती है वो रिपल्सिव नहीं होती, वो रिपल्सन नहीं करते। तो इथेन की चाहे स्टैगर कन्फर्मेशन हो चाहे एक्लिप्स कन्फर्मेशन हो, उसमें स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होता है, उसमें स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होता है। लेकिन अगर अपन इस स्टैगर से इस स्टैगर में आएंगे तो आप देखो जैसे जैसे घुमाऊंगा क्या बॉन्ड एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, और जैसे जैसे बॉन्ड एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो टॉर्सनल स्ट्रेन रोल में आने लगता है। किसमें कौन रोल में आने लगता है? टॉर्सनल स्ट्रेन। जैसे जैसे बॉन्ड नजदीक आएंगे और एक्लिप्स कन्फर्मेशन में टॉर्सनल स्ट्रेन अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है। इन दोनों बॉन्ड्स की वजह से कितनी एनर्जी बढ़ेगी? 1 किलो कैलोरी पर मोल। इन दोनों की वजह से भी 1 किलो कैलोरी पर मोल, इन दोनों की वजह से भी 1 किलो कैलोरी पर मोल। टोटल कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी? 3 किलो कैलोरी पर मोल। आया ना? इसका मतलब अगर इस मॉलिक्यूल के पास 3 किलो कैलोरी मोल पर मोल एनर्जी नहीं है तो ये सिग्मा बॉन्ड पर घूम नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको घूमने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। भाई साहब जो रिपल्सन उसको कम तो करना पड़ेगा ना। आप देखिए यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अपोजिट चार्ज कभी भी आपस में एक दूसरे के क्लोज अपने आप कभी भी क्लोज नहीं आते। आप सोचिए ये प्लस है और ये प्लस है, एक सर्टेन डिस्टेंस पर ये टिके रहते हैं। इससे नजदीक अगर आपको लाना है तो आपको इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तो रिपल्सन में एक दूसरे के। आगे बात समझ में? तो अगर ये बॉन्ड एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को क्या करता है? रिपेल, जिसका नाम होता है टॉर्सनल स्ट्रेन। तो यहां पर रिपल्सन आएगा। तो इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए मॉलिक्यूल के पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। इसका मतलब जब मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड पर घूमता है, जब मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड पर घूमता है तो क्या ये रोटेशन फ्री है? नहीं। इस रोटेशन को लेने के लिए मॉलिक्यूल को एनर्जी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये एक्लिप्स की तरफ आएगा तो मॉलिक्यूल में एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा। आई बात समझ में? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब एक स्टैगर्ड दूसरी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में जाता है तो बीच में उसको किससे निकलना पड़ता है? एक्लिप्स। आप बताइए स्टैगर्ड की अगर अपन बात करना चाहें तो स्टैगर्ड में राइट नाउ टॉर्सनल स्ट्रेन कितना है? 0। और अगर अपन स्टेरिक स्ट्रेन की बात करना चाहें वो भी क्या है? ऑलमोस्ट 0। आगे बात समझ में? लेकिन जब आप एक्लिप्स कन्फर्मेशन से गुजरते हैं मेरे भाई, तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन का एनर्जी लेवल क्या होता है? ज्यादा। एक्लिप्स कन्फर्मेशन का जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है? ज्यादा। आप बता सकते हैं स्टैगर्ड से एक्लिप्स का एनर्जी कितना ज्यादा होगा? हमने इसका एनर्जी जीरो नहीं बोला है। क्या नहीं बोला है? 0। कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। हम एब्सोल्यूट एनर्जी में विश्वास नहीं रखते, हम रिलेटिव एनर्जी में विश्वास रखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टैगर्ड से एक्लिप्स का एनर्जी लेवल कितना ज्यादा होगा? कितना? 3 किलो कैलोरी पर मोल। क्योंकि राक्षसों क्या यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन है? कौन सा स्ट्रेन आ गया है? टॉर्सनल। और एक बॉन्ड पेयर से कितना बढ़ता है? 1 किलो कैलोरी। तो टोटल कितना बढ़ गया है? 3 किलो कैलोरी। तो अगर अपन बात करना चाहें तो इसका एनर्जी लेवल कितना ज्यादा है? ये 3 किलो कैलोरी पर मोल ज्यादा है कि नहीं है? या फिर अगर इसकी बात करना चाहें तो एनसीईआरटी ने इसको लिख दिया 12.5 किलो जूल पर मोल। किलो जूल में बात करोगे तो 12.5 आ जाएगा, वैसे 12.6 होना चाहिए, 4.2 होता है। क्लियर? तो किलो कैलोरी में बात करोगे तो 3 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि एक स्टैगर्ड को दूसरी स्टैगर्ड में जाने के लिए बीच में किससे निकलना पड़ेगा? एक्लिप्स से निकलना पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं है तो बताइए क्या ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो ये सिग्मा बॉन्ड पर जो रोटेशंस हो रहे हैं ये एब्सोल्युटली फ्री नहीं है। देयर इज रोटेशनल एनर्जी बैरियर।
और ये इथेन में सिग्मा बॉन्ड पर जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है ये कितने का है मेरे भाई? 3 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहां पर ये जो है आपके सामने, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल, क्या बोलते हैं? रोटेशनल एनर्जी बैरियर। क्या ये रोटेशनल एनर्जी बैरियर है कि नहीं है? यस। अब आप सोचिए, लेकिन मॉलिक्यूल तो घूमता है, मॉलिक्यूल तो घूमता है। अब मॉलिक्यूल को घूमने के लिए अगर एनर्जी चाहिए, ध्यान से सुनना, अगर किसी काम को होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 100 किलो जूल पर मोल। अगर किसी काम को होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 100 किलो जूल पर मोल तक अगर एनर्जी चाहिए, तो दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है, आपको घर से कुछ भी देने की जरूरत। अगर किसी काम को होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर क्या है? अवेलेबल है। और हमें तो कितनी चाहिए? केवल 12.5 किलो जूल। इसका मतलब बताइए, क्या आप इस मॉलिक्यूल को सिग्मा बॉन्ड पर घूमने से रोक सकते हैं? क्योंकि जो एनर्जी बैरियर है वो ओवरकम हो जाता है किस पर? रूम टेम्परेचर पर। आप एक बात जानते होंगे, आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर अपन ऑन एन एवरेज बात करना चाहें तो किसी मॉलिक्यूल के पास 3/2 kT एनर्जी होती है। ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी एट रूम टेम्परेचर। और इतनी एनर्जी उसके पास है ये कि ये इस बैरियर को क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है। एनसीईआरटी लिखता है कि ये जो एनर्जी है ना, मॉलिक्यूल गेन कर लेता है। किससे कर लेता है? इंटरमोलिक्यूलर कोलिजन से। किससे कर लेता है? इंटरमोलिक्यूलर कोलिजन। इंटरमोलिक्यूलर कोलिजन, एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? टकराता है, या तो इतनी थर्मल एनर्जी गेन कर लेता है, या फिर अगर अपन बात करना चाहें इतने काइनेटिक एनर्जी वो क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। ये बात आपको समझ में आई? यानी कि अगर किसी काम को होने के लिए आपको 100 किलो जूल या उससे कम एनर्जी चाहिए, तो वो रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा, आपको अपने घर से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन ना ले, तो फिर ये एनर्जी इसको मत दो जो 3 किलो कैलोरी एनर्जी है। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जो टेम्परेचर है उसको -250 डिग्री सेल्सियस पर ले जाना पड़ेगा। -250 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर उसको ये घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी, और वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -250 केल्विन भी नहीं, 250 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो मॉलिक्यूल तो घूमेगा ही घूमेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था, क्या आप कन्फर्मेशंस को सेपरेट कर पाओगे? स्टैगर्ड और एक्लिप्स को, कन्फर्मेशंस को सेपरेट कर पाओगे रूम टेम्परेचर पर? नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहेंगे। अगर रोटेशन लेने के लिए 20 किलो जूल पर एनर्जी तक चाहिए, कितनी चाहिए? 20 किलो जूल पर एनर्जी। ये डाटा याद नहीं रखना है तो आपको बता देता हूं, सिग्मा बॉन्ड पर मॉलिक्यूल 1 सेकंड में 2 × 10⁹ टाइम्स घूम जाता है। 1 सेकंड में, समझ रहा है? 2 × 10⁹ टाइम्स। अगर इस स्पीड से फैन घूमे ना, तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि घूम रहा है या स्टैटिक पोजीशन में, क्योंकि आपको चारों तरफ पंखुड़ियां नजर आएंगी, बहुत तेज स्पीड होती है। तो आप सोचिए 1 सेकंड में ये मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड पर इतनी बार घूम जाता है, और आप बात कर रहे हैं इसके रोटेशन के रोकने की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब कुछ सवालों के जवाब देना। सबसे पहला सवाल, क्या सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस एब्सोल्युटली फ्री होते हैं? क्या रोटेशन होने के लिए बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं चाहिए? चाहिए। इथेन में अगर अपन बात करना चाहे तो 12.5 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो फिर मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती कहां से है? इंटरमोलिकुलर कोलिजन से। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो इतनी एनर्जी क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। यही सवाल का जवाब आया। और ये जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इथेन के अंदर? बताइए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्सनल स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल है या स्टेरिक स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसको पता है क्या बोलते हैं? टॉर्सनल बैरियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्सनल बैरियर, क्योंकि टॉर्सनल की वजह से आया, तो इसको टॉर्सनल बैरियर का नाम भी दिया जाता है। यही बात आपको क्लियर हुई? पहले यहां तक छापेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस बनते हैं भाई यहां से। आप देखेंगे कई जगह पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज ऑलमोस्ट फ्री, फिर लिखता है नॉट एब्सोल्युटली फ्री। एब्सोल्युटली फ्री नहीं, आपके घर से कुछ भी नहीं लगा, लेकिन एनर्जी तो चाहिए। जैसे आप अब सुबह नहा धो के आएंगे, जो लोग कपड़े सुखा के आएंगे, जाएंगे तब तक कपड़े सूखे हुए मिलेंगे,
अब उनके लिए काम क्या है, फ्री में हो रहा है। सूखने वाला काम धोने वाला नहीं कह रहा मैं। कैसे हो रहा है, फ्री में। आपके लिए फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए एनर्जी नहीं लगी। अगर फ्री में होता तो फिर सर्दियों में भी सूख जाते। रूम टेम्परेचर भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। सर्दियों में यही टेम्परेचर गिर के चला जाता है 10-11 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर। और अब गर्मियों में कोटा में यही टेम्परेचर चला जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। दोनों में फर्क देख सकते हो। सर्दियों में बाहर बैठे रहोगे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। गर्मियों में बाहर बैठे रहोगे पूरे दिन भर तक, शाम तक टै बोल जाओगे। क्या बोल जाओगे, टै। तो ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, तो बस बताया है कि मैंने जीरो से क्यों शुरू नहीं किया है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी एब्सोल्यूट जीरो नहीं होती है। रूम टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ एनर्जी उसके पास हमेशा अवेलेबल होती है। और हमें एब्सोल्यूट में कोई खास इंटरेस्ट है भी नहीं कि अगर हमसे पूछे बताओ इथेन की स्टैगर्ड फॉर्म की कितनी एनर्जी, हमें नहीं पता। एक्लिप्स की कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में डिफरेंस 3 किलो कैलोरी पर मोल का है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन रिलेटिव। निपटा दिए हो क्या? केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ी है तुमने? तभी कुछ लोग अलग अलग बना रहे हैं। भाई इस ग्राफ को ना ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। ये पीक पर होता है। क्या होता है, पीक। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ मैक्सिमम एनर्जी है मॉलिक्यूल की, यहाँ पर मिनिमम। कुछ बच्चों ने ऐसे बना दिया है, ये गलत है। तूने भी राक्षस ऐसा बनाया है तो रोकना पड़ेगा, पहले काइनेटिक्स लानी पड़ेगी। मतलब निपटा दिए हो क्या? जल्दी जल्दी निपटा दिया है तो कुछ बातें यहां पर लिख दे। सबसे पहली बात तो बताओ, क्या सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस एब्सोल्युटली फ्री होते हैं क्या? देयर इज रोटेशनल एनर्जी बैरियर। कुछ लोगों तो यह भी नहीं पता है रोटेशनल एनर्जी बैरियर का मतलब क्या होता है। रोटेशन लेने के लिए कुछ एनर्जी होनी चाहिए। जैसे आप लोगों का तो पता नहीं, हमें पता है, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो चार दीवारी कुछ हाइट की होती थी। क्लियर। तो भाई साहब हमें पता होता था कि अगली क्लास हमें अटेंड नहीं करनी है, क्योंकि हम उस वो पढ़ के नहीं आए हैं। कोचिंग जैसा नहीं होता था, वहां पे नहीं पढ़ के आए तो कोई दिक्कत नहीं, पता ही नहीं चल रहा उसको। तो वहां मास्टर डंडे के साथ आता था। और अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो अगले दिन पता नहीं बॉडी से कहां कहां से दर्द होता था। तो एक ही तरीका होता था कि मास्टर के आने से पहले निकल लो। लेकिन निकलने के लिए मेन गेट क्या होता था, बंद। और चार दीवारी कूदनी पड़ती थी। अब कुछ ऐसे लोग होते थे जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो दीवार कूद के चले जाएं। कोई काम फ्री का होता ही नहीं है। तो जिसके पास इतनी एनर्जी थी तो वो पहले फेंकता था बैग बाहर, और फिर बैग के साथ खुद बाहर चला जाता था। कुछ ऐसे होते थे बैग तो फेंक देते थे लेकिन खुद नहीं जा पाते थे। इतनी देर में कोई आ जाता था क्लास में। एक दो ऐसे होते थे जो मास्टर के चहीते होते थे, जो उसको पकड़ के लेके जाते थे कि आज हमारे बदले इसी को ही पीट। तो उसको मास्टर जबरदस्त लेवल पर पीटता था। तो अब आप सोचिए कि जब ये यहां से यहां जाएगा तो ये काम फ्री में नहीं हो रहा है। उसके लिए इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। बट मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, अवेलेबल। इसलिए मैंने बोला है कि दीज रोटेशंस आर नॉट एब्सोल्युटली फ्री। ऐसे बोलने में तो बोलेगा कि कोई भी स्कूल से बाहर निकल जाएगा। सर कोई भी कैसे निकल जाएगा? अगर चार दीवारी नहीं कूद पाएगा वो कैसे निकल जाएगा? अभी तो नहीं है, पहले जब एग्जाम होते थे 8th के, 10th के, 12th के, तो भाई साहब वही पास होते थे जिनके पेरेंट्स बहुत फिजिकली फिट होते थे। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पर्चियां फेंकनी पड़ती थी। बड़ी स्पीड के साथ चार दीवारी कूद के अंदर जाना है और अंदर पुलिस मिलती है। अगर तुम वही कूद के जहां पुलिस वाला खड़ा है तो उसी स्पीड से वापस भी आना है, वरना जाओगे तो सही लेकिन आओगे नहीं, सीधे जेल पाओगे। फिर वहां कूदने के बावजूद भी मान लीजिए सेकंड माले पर आपके बच्चे का क्या है, सिटिंग प्लान है, तो फिर वहां तक भी चढ़ना है जंगले के थ्रू, जो भी है। आप पाइप पकड़ के या जीना पकड़ के जो भी, लेकिन आपको वहां तक पहुंचना है।
कुछ क्या होते हैं ऐसे पेपर बना के बाहर से फेंकते, सीधा निशाना, कई बार वो मास्टर को लगता है, फिर मास्टर पूछता है वो किसके पापा थे, उसको तो बिल्कुल नकल नहीं करने देता है। तो हर चीज फ्री में नहीं होती है। तो लिखिए, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड आर नॉट एब्सोल्युटली फ्री। रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड आर नॉट एब्सोल्युटली फ्री। रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड आर नॉट एब्सोल्युटली फ्री। ब्रैकेट में लिखेंगे, देयर इज रोटेशनल एनर्जी बैरियर। रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड आर नॉट एब्सोल्युटली फ्री। देयर इज रोटेशनल एनर्जी बैरियर। देयर इज रोटेशनल एनर्जी बैरियर, कोमा लगाकर, फॉर इथेन, कोमा लगाकर, फॉर इथेन, फॉर इथेन इट इज 12.5 किलोजूल पर मोल। हर किसी के लिए अलग अलग होगा ये। फॉर इथेन इट इज 12.5 किलोजूल पर मोल। आगे बात समझ में, इथेन में इतना है, हर किसी में इतना ही रहे कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए किसी को हमें चार दीवारी से उधर फेंकना है, कोई मरियल सा है, उसको तो ऐसे दो लोग ऐसे ऐसे झुला के फेंक देंगे, हो सकता है चार दीवारी से बहुत दूर फेंक दे, उसको उठ के वापस बैग लेना आना पड़े। लेकिन कोई सुमो टाइप होगा तो फेंकते हुए हो सकता है दीवार तोड़ दे, वो दीवार से टकराएगा तो दीवार भी तोड़ सकता है। तो उसके केस में एनर्जी बैरियर क्या रहेगा, ज्यादा। तो हर किसी के लिए एनर्जी बैरियर क्या होता है, अलग अलग होता है। इथेन के लिए बताया, जो आपको बताया 12.5, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो कुछ एक्सट्रीम केसेस तो हमारे लिए बने हैं। ये तो बेटा आपको फिजिक्स में बताया जाएगा। ये मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के पास ऑन एन एवरेज थर्मल एनर्जी होती है रूम टेम्परेचर पर, हर किसी के पास एनर्जी होती है, ये फिजिक्स का फंडा है। अब मैं वापस आता हूं, देखिए आपने यहां पर डाईहेड्रल एंगल लिखे हुए, क्या लिखे हुए हैं, डाईहेड्रल एंगल। अगर मैं आपसे पूछूं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, सबसे पहले एक्लिप्स्ड, किसके लिए, एक्लिप्स्ड, तो बताइए एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कौन कौन से डाईहेड्रल एंगल पर बनी है। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस बताइए कहां कहां पर बनी है, 0 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री। पक्का, यस। अब आप देखना, ये नीट में क्वेश्चन आया, नीट 2021 में क्वेश्चन आया, और आंसर में 0 डिग्री और 120 डिग्री दोनों दिए हुए, 0 डिग्री भी दिया हुआ था, 120 डिग्री भी दिया हुआ था, और नीट ने आंसर दिया था 0 डिग्री, एंड दैट वाज करेक्ट। क्यों, क्योंकि अगर जो आपने हाइड्रोजन्स को स्पेसिफाई किया है, अगर वो मैं गायब कर दूं तो आपको डाईहेड्रल एंगल केवल और केवल कितना दिखेगा, 0 डिग्री। तो अलग अलग डाईहेड्रल एंगल दिखेंगे ही नहीं। सर हम आपकी बात को समझे नहीं, किस प्रकार से आप बात करना चाहते हैं। देखिए मेरी बात को अब आप लोग शायद समझ पाए। ये हमारे सामने है, हमने हाइड्रोजन जो हाईलाइट किए थे वो अलग कर दिया है। अब हमें वैसी बातें करना ही नहीं चाहते। जिन हाइड्रोजन को हम हाईलाइट कर रहे थे उनको हमने हटा दिया है। यहां पर अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से क्या है, हाइड्रोजन, यहां पर कौन है, हाइड्रोजन, यहां पर भी कौन है, हाइड्रोजन, इस प्रकार से। इसमें भी अगर अपन बात करें, हाइड्रोजन को हमने हाईलाइट नहीं किया है। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इसमें डाईहेड्रल एंगल कितना है, मैं इसमें पूछ रहा हूं, बताओ डाईहेड्रल एंगल कितना है। अगर मैं यहां पर फिर से इन हाइड्रोजन को हाईलाइट ना करूं तो आपका फिर से जवाब क्या रहेगा, 0 डिग्री। तो क्यों, क्योंकि ये तो मैंने कलर अलग अलग कर रखा था, इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि इनके बीच में देख रहे हैं। अदरवाइज तो आप डाईहेड्रल एंगल एक ही बताएंगे, दैट इज 0 डिग्री। तो अगर ऑप्शन में 0 डिग्री और कोई दूसरा दिया हुआ है, देन वी विल गो फॉर 0 डिग्री। और मान लीजिए 0 डिग्री दिया ही नहीं है, तो फिर तो हमें 120 के साथ जाना ही पड़ेगा, फिर तो ऑप्शन बेस्ड बातें हो जाएंगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करना चाहें स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की, किसकी बात करना चाहें, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हमारे सामने, कौन सा कन्फर्मेशन है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। बताओ कौन कौन से डाईहेड्रल एंगल पर बनी है, कहां कहां बनी है, 60 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री एंड 300 डिग्री। पक्का, यस। अब आप सोचिए, अगर इसमें भी जो मैंने हाईलाइट किया है वो कलर गायब कर दूं तो आपके पास दो ही एंगल मिलेंगे, सॉरी एक एंगल मिलेगा। अगर डाईहेड्रल एंगल पूछूं तो आप बोलोगे 60, यहां पर भी डाईहेड्रल एंगल 60। तो अगर सब गायब कर दिए जाएं तो आपके सामने एक ही डाईहेड्रल एंगल दिखेगा 60। तो 60 दिया हुआ है तो 60 टिक मारेंगे, 60 नहीं दिया हुआ है तो बाकी के बारे में सोचेंगे। छापिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट यही है। क्या, ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो 120, 240 और 360 भी दे देगा बेटा।
ये ग्राफ से क्लियर होगा, डाइहेड्रल एंगल है तो 0 है या 60 है, या तो स्टैगर्ड या एक्लिप्स। और अगर एटम्स को स्पेसिफाई नहीं किया जाए तो कोई फर्क नहीं है। ये तो हमने लिखे हैं, बाकी स्टैंडर्ड बुक ये लिखता ही नहीं है, बस ये लिखते हैं 0 और 60। निपटा दिया है क्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। क्या केवल यही कंफर्मेशंस बनेंगी स्टैगर्ड और एक्लिप्स? नहीं, स्टैगर्ड और एक्लिप्स तो क्या है, एक्सट्रीम केसेज है। एक्सट्रीम केसेज का मतलब आप जानते हैं स्टैगर्ड की एनर्जी सबसे कम और एक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा। इन बिटवीन भी तो कंफर्मेशंस बनेंगी, 0 और 60 के बीच में भी तो डाइहेड्रल एंगल पर कंफर्मेशंस बनेंगी। उन्हें हम कौन सी कंफर्मेशंस बोलते हैं? स्क्यू कंफर्मेशंस। कौन सी कंफर्मेशन बोलते हैं? स्क्यू कंफर्मेशंस। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, conformations other than staggered and eclipse, conformations other than staggered and eclipse, conformations other than staggered and eclipse, conformations other than staggered and eclipse are known as skew conformations, are known as skew conformations, are known as skew conformations. Conformations other than staggered and eclipse are known as skew conformations. उनको कौन सी कंफर्मेशन बोलेंगे? स्क्यू कंफर्मेशन बोलेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो अब आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या बताना है? स्टेबिलिटी बताना है। आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी कंफर्मेशन होगी? जिसकी एनर्जी सबसे कम, सबसे ज्यादा स्टैगर्ड और सबसे कम एक्लिप्स। और आप जानते हैं स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में भी तो कंफर्मेशंस बनी होंगी, जिनको क्या बोलते हैं? स्क्यू। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे सामने इथेन की अगर अपन बात करना चाहें तो कौन सा रहेगा मेरे भाई? स्टैगर्ड। उसके बाद कौन सा रहेगा मेरे भाई? स्क्यू। और उसके बाद कौन सा रहेगा? एक्लिप्स्ड। पक्का? यस। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे सामने आता है। सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड, उसके बाद स्क्यू और उसके बाद एक्लिप्स्ड। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बताओ। स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टी। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी मिलेगी? एक्लिप्स्ड। क्या ये बात आपको समझ में आई? उसके बाद किसकी मिलेगी? स्क्यू। और उसके बाद किसकी मिलेगी? स्टैगर। तो ऊपर वाले ऑर्डर को क्या कर दो? रिवर्स। क्या कर दो? रिवर्स। ये आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी निपटाएंगे इसको। क्या हो गया है? हाइब्रिड है ये। आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन, नहीं पॉइंट अगला, मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन। मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन, या कई बार प्रेफर्ड कंफर्मेशन भी बोल दिया जाता है। मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन, मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन, ब्रैकेट में लिखो मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल को ही मोस्ट प्रेफर्ड बोलते हैं, या प्रेफर्ड भी कई बार आ जाता है कि किसको प्रेफरेंस देना चाहोगे। मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ इथेन, ऑफ इथेन इज स्टैगर्ड, इज स्टैगर्ड। प्रेफर्ड कंफर्मेशन का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल ज्यादा किस में रहना पसंद करेगा? तो मॉलिक्यूल ज्यादा किस में रहना पसंद करेगा? स्टैगर्ड कंफर्मेशन में। एक्लिप्स में तो केवल जब एक से दूसरे में जाता है तभी जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। बाकी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस में रहना चाहते हैं? स्टैगर्ड, क्योंकि इसका एनर्जी क्या है? कम। ज्यादा स्टेबल के अंदर ही तो रहना चाहेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हो चुकी है? चलिए, किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर अपन बात करें इथेन की, तो इथेन जो आपका है वो लगभग स्टेरिक स्ट्रेन से क्या है? फ्री है। चाहे वो स्टैगर्ड कंफर्मेशन हो, चाहे वो एक्लिप्स कंफर्मेशन हो। बताया था कि नहीं बताया था? तो लिख सकते हैं इसके बारे में। एक्लिप्स कंफर्मेशन ऑफ इथेन, सॉरी, हाँ, eclipsed and staggered conformation of ethane, eclipsed and staggered conformation of ethane, eclipsed and staggered conformation of ethane are almost free from steric strain, are almost free from steric strain। इनमें स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होता है, चाहे वो आपका एक्लिप्स कंफर्मेशन हो, चाहे वो आपका eclipsed and staggered conformation of ethane
are almost free from steric strain, are almost free from steric strain. यहां पर steric strain नहीं होता बिकॉज हाइड्रोजन्स के बीच में गैप काफी ज्यादा रहता है। आगे बात समझ में? चलिए, तो ये तो कंफर्मेशन एनालिसिस किसका आ गया है? इथेन का। फुल डिटेल में बता दिया है। अब आप किसी के पास +1 की एनसीईआरटी है क्या? चलो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा, वहां से चीजें पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज क्या हो जाएगी? क्लियर। नेक्स्ट, क्या हो गया? अरे मैं इतना नहीं, टाइम नहीं, इतना टाइम पास थोड़ी करना है। नेक्स्ट, कंफर्मेशनल एनालिसिस। कंफर्मेशनल एनालिसिस, conformational analysis of propane, conformational analysis of propane। प्रोपेन का कंफर्मेशनल एनालिसिस आपको खुद से करना है। हमें कैसे? हमें तो पहले वाला ही नहीं चमका है। इस बॉन्ड के अबाउट क्या लेना है? रोटेशन। तो ये कार्बन नंबर क्या है? 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो कई बार ऐसे मेंशन कर देता है C1 C2, इसका मतलब C1 C2 बॉन्ड पर रोटेशन लेना है। C1 को कौन सा कार्बन मान लेना है? फ्रंट कार्बन। और C2 को कौन सा कार्बन मान लेना है? बैक कार्बन। आगे बात समझ में? चल, ये खुद से RW है, ये रूम वर्क है, होमवर्क नहीं, वरना तो आप दीपावली के बाद दिखाएंगे। रूम वर्क है। क्या है? रूम वर्क। खुद से घर पे ट्राई करेंगे, घर पे, अभी नहीं बनाना। नहीं, मैं सॉल्यूशन इसके शेयर करूंगा, घर पे ट्राई करेंगे। आपको 4 से 5 लाइनें छोड़ देनी है। कितनी छोड़ देनी है? 4 से 5 लाइन छोड़ दीजिए, बस, इससे ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं। ये खुद से ट्राई करना है। अभी और आएगा खुद से ट्राई करने के लिए। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा कंफॉर्मेशनल एनालिसिस, कंफॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ N-ब्यूटेन, कंफॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ N-ब्यूटेन। किसकी बात करेंगे हम? N-ब्यूटेन की। कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ N-ब्यूटेन। ब्यूटेन भी दो होती है, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो इसमें दो तरीके से रोटेशन लिए जा सकते हैं। एक तो रोटेशन ले सकते हो किसके अबाउट? C1 C2, और एक रोटेशन आप लोगे किसके अबाउट? C2 C3। तो C1 C2 आप खुद से करेंगे, C2 C3 मैं आपको बताने वाला हूं। N-ब्यूटेन सबसे पहले आप बनाएंगे। ये हमारे सामने क्या है? N-ब्यूटेन। ये कार्बन नंबर कौन सा है? 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। तो C1 C2 पर रोटेशन लेकर आपको बनाना है। जब C1 C2 पर लोगे तो C1 को कौन सा कार्बन मान लेना? फ्रंट। और C2 को कौन सा मान लेना? बैक। आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर आप रोटेशन जब लेंगे तो एक और बन सकता है यहां पर। जब रोटेशन किस पर होंगे? C2 और C3, जो अलग रहेगा मामला एकदम। ये है कार्बन नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। जब आप रोटेशन लेंगे C2 C3 पर तो मामला अलग रहेगा। C2 C3 के रोटेशन से हम बनाएंगे अभी, और C1 C2 के रोटेशन से आपको बनाने हैं रूम पर। क्लियर? तो फिर से 3-4 लाइन छोड़ के हम ये शुरू करेंगे, 3-4 लाइन छोड़ के हम ये शुरू करेंगे। निपटा दिया है क्या? ये ट्राई करने हैं, बनाने हैं। अगर आप घर पे खुद से बना पाए तो यकीन मानिए आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर। C1 C2 पर आपको बनाने हैं। C1 फ्रंट कार्बन मानना है, C2 बैक कार्बन मानना है। पहले इक्लिप्स से शुरू करो, फिर 60 से घुमाते हुए 360 तक टोटल घुमाना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ सकता हूं अब। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे जब आप रोटेशन किस पर लोगे? C2 C3। C2 C3 का मतलब है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस लेने हैं। आगे बढ़ सकता हूं क्या? चलिए अब इस पर हम शुरू करते हैं डिटेल्ड डिस्कशन। लीजिए मेरे भाई, ये है CH3, ये है CH2, आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। हमें बोल रहा है कि आप इसकी कंफर्मेशंस ड्रॉ कीजिए। जब आप रोटेशन कौन से सिग्मा बॉन्ड पर ले रहे हैं? C2 C3 सिग्मा बॉन्ड पर। तो मैंने मान लिया कि कार्बन नंबर 2 कौन सा कार्बन है? फ्रंट। और कार्बन नंबर 3 कौन सा कार्बन है? बैक। आगे बात समझ में? तो अब इसको हमें पहले न्यू एन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा। ध्यान से सुनते रहेंगे मेरी बात को एक एक। पहले मैं बना रहा हूं, फिर आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। ये कार्बन नंबर हमारे सामने फ्रंट कार्बन है, दैट इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2।
अब बताओ कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है? एक तो मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन। तो ये लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप और ये लगा दिए 2 हाइड्रोजन। बताइए कार्बन नंबर 2 के कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 3। चौथा बॉन्ड कार्बन नंबर 2 का किससे है? कार्बन नंबर 3 से। तो कार्बन नंबर 3 बैक कार्बन है, जिसको किससे दिखाया जाएगा? सर्कल से। तो इस प्रकार से सर्कल से दिखाएंगे। क्लियर? उस पर भी बताओ क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन। तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया है? मिथाइल। और यहां पर क्या लगा दिए हैं? 2 हाइड्रोजन। ये बन गया कि नहीं बन गया? अब अगर अपन मिथाइल और मिथाइल ग्रुप के बीच में डाइहेड्रल एंगल की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। अब आपको क्या करना है? फ्रंट को फिक्स रखना है और बैक को 60-60 से घुमाना है। ये आपके सामने है कार्बन नंबर 1, डॉट क्या है? कार्बन नंबर 2, सर्कल क्या है? कार्बन नंबर 3, और ये क्या है? कार्बन नंबर 4। देखो कार्बन नंबर 1 ये रहा, कार्बन नंबर 2 ये रहा, कार्बन नंबर 3 ये रहा, और कार्बन नंबर 4 ये रहा। आगे बात समझ में? घुमाइए 60-60 से। फ्रंट कार्बन दैट इज कार्बन नंबर 2 को फिक्स कर देना है और बैक कार्बन को घुमाना है, दैट इज कार्बन नंबर 3। कितने के एंगल से घुमाना है भाई? 60 डिग्री के एंगल से घुमाना है। अब आगे का काम आप जाने, आपका काम जाने। कोई बोर्ड पे नहीं देखेगा, मम्मी कसम है, खुद से घुमाना है। पहला देख सकते हो थीटा 60 डिग्री हो गया है फिलहाल। मिथाइल मिथाइल के बीच में क्या देखना है? डाइहेड्रल एंगल। मिथाइल और मिथाइल के बीच में क्या देखते हुए चलना है मेरे भाई? डाइहेड्रल एंगल। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। घुमा दिया है कितने से? 60 डिग्री से। 60-60 से ही घुमाना है, क्योंकि 60-60 पर घुमाने पर हमें क्या मिलते हैं? एक्सट्रीम केसेस। एक्सट्रीम केसेस बोले तो या तो स्टैगर्ड या फिर एक्लिप्स्ड। घुमाते रहेंगे जब तक 360 से ना घूम जाए। जैसे तुम पेरेंट्स को घुमा रहे हो, बेचारे गोल गोल घूम रहे हैं कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत मस्त चल रही है। फिर पूछेंगे जब आ जाएगा क्या, मार्च अप्रैल, कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? कि बहुत मस्त चल रही थी, अब काफी दूर निकल गई है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। पहले तो साथ साथ चल रहे थे। थीटा कितना रहेगा? 240 डिग्री। अभी भी कुछ राक्षस हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मां रहे ना रहे, देख देख के छाप रहे हैं कि कौन सा तेरे कहने से मर ही जाएगी। अब इतने तो हम भी ग्रो कर चुके हैं कि ये सब क्या है? फालतू की बात है। हाँ, थीटा कितना है? 300 डिग्री। ऐसे कर करके कितना घुमा देना है? 60, 360 सो जहां से शुरू हुए थे वहीं पर पहुंच जाओ। मैंने घुमा दिया है, क्या आप लोग घुमा पाए? तो थीटा यहां पर आप बोल सकते हो 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। ये आप लोगों के सामने है। अब आप बोर्ड पे देख सकते हैं। कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि जब आप बोलोगे तभी देख के बनाएंगे हम। मम्मी तो आपके चक्कर में नहीं निपटा सकते, इससे बढ़िया घर जाके दोबारा लिख लेंगे हम। वैसे ये जो आप लोगों की एज है ना, इस एज में पेरेंट्स से ज्यादा प्यार रहता नहीं है। हाँ, ऐसा हाँ, बेटा जो तुम कह रहे हो ना, कौन कौन कहता है, कौन कहता है, वो खुद 4-4 दिन बात नहीं करता है। वो खुद पेरेंट्स से 4-4 दिन बात नहीं करता है। उसके पेरेंट्स उसके दोस्त को कॉल करते हैं कि बेटा उसको बोलना एक बार बात करे। वीआईपी फील करने लगते हैं यहाँ पे आके भाई साहब। और वीआईपी भी किससे? घर वालों से, जो तुम्हें खर्चा दे रहे हैं। बेटा अगर 2 महीना खर्चा ना देना तो तुम्हारा सारा जो वीआईपी पना है निकल जाएगा। निपटा दिया है क्या? पक्का? सभी लोग जो नहीं बना पा रहे राक्षसों देख के छाप लो कम से कम, वरना टाइम निकल जाएगा, तुमसे घूमने वाले नहीं। चलिए
देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो आपके सामने ये कौन सा कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है, एक्लिप्स। कैसे पहचानोगे, दोनों वाई देखकर। दोनों वाई कैसे हैं, एक जैसे, एक्लिप्स। इसमें भी दोनों वाई कैसे हैं, एक जैसे, ये भी एक्लिप्स। लेकिन भाई साहब दोनों एक्लिप्स आपस में एक जैसे नहीं है। कैसे, देखो यहां पर मिथाइल के पीछे कौन है, मिथाइल, लेकिन यहां पर मिथाइल के पीछे कौन है, एच। आगे बात समझ में, तो ये दोनों एक्लिप्स भी एक जैसे नहीं है। मैं बोलूंगा एक्लिप्स बनाओ एन ब्यूटेन की, जब C2C3 पर रोटेशन ले रहे होगे तो कुछ तो बनाएंगे ये और कुछ बना देंगे ये, तो हमें इनके बीच में भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप एक बात सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे टॉर्सनल स्ट्रेन पूछूं, टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या दोनों में टॉर्सनल स्ट्रेन एक्लिप्स में बराबर रहेगी, इस एक्लिप्स में और इस एक्लिप्स में क्या टॉर्सनल स्ट्रेन बराबर रहेगी? गर्दन तोड़ दूंगा, भांग पी के बैठे थे क्या कल की क्लास में? कितनी बार बोला था टॉर्सनल स्ट्रेन फिक्स होता है, 3 किलो कैलोरी पर बॉन्ड। इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का रिपल्सन कितना है, 1 किलो कैलोरी पर मोल। इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का रिपल्सन कितना है, 1 किलो कैलोरी पर मोल। इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का रिपल्सन कितना है, 1 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन में बना है या कार्बन कार्बन, उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो कितने होंगे, 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन है, 4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन है, 4। टोटल कितना का रिपल्सन है, 4। तो टॉर्सनल स्ट्रेन फिक्स होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, फिक्स। मतलब होता है केवल किसका, स्टेरिक स्ट्रेन का। यहां पर जो मिथाइल और मिथाइल के बीच में रिपल्सन है वो क्या रहेगा, ज्यादा, और यहां पर मिथाइल और एच के बीच में जो रिपल्सन है वो कम रहेगा। वो क्या रहेगा, कम। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, जैसे सर हमने देखा था, बताओ क्या यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिपेल करता है क्या, नहीं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पीछे होता है तो रिपेल नहीं करता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पीछे होता है तो रिपेल नहीं करता। लेकिन जब मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन होता है तो वो रिपेल करने लगता है। कारण क्या है, जरा समझते हैं। इसी की अगर अपन बात करना चाहें तो इसको सोहर्स प्रोजेक्शन से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बातें बता रहा हूं। बताइए, फ्रंट वाले पर क्या लगा हुआ है, यहां पर मिथाइल, तो पहले वाले पर क्या लगा देता हूं, मिथाइल, और पीछे वाले पर क्या लगा हुआ है, एच, तो ये लो एच लगा दिया है। यहां पर कौन है, मिथाइल। बताइए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3, तो टेट्राहाइड्रल होगा कि नहीं होगा। अब आप सोचो, जब इथेन था, क्या था, इथेन, तो इथेन में इस प्रकार का मामला था, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन के बीच में गैप था, वो लगभग इनकी वंडर वॉल्वर रेडियस के डबल के बराबर था। लेकिन अब यहां पर ये कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या आ चुके हैं, क्लोज आ गए, और क्लोज आएंगे तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा। अब जरा एक बार और सोचो, अभी तो ये मिथाइल के पीछे क्या है, एच, अगर मिथाइल के पीछे मिथाइल होता तो इसी रिपल्सन के बारे में आपके क्या ख्यालात होते। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनना। यहां पर भी कौन है, मिथाइल, यहां पर कौन लगा होगा अगर अपन बात करना चाहें, एच, ध्यान से सुनना, यहां पर एच, यहां पर भी हमारे सामने एच और यहां पर भी एच, फिर यहां पर भी क्या रहेगा, एच, एच और एच, CH3, ऐसा ही तो होगा। आप बताओ ये दोनों हाइड्रोजन और भी ज्यादा क्लोज आ गए हैं क्या, तो यहां पर तो स्टेरिक स्ट्रेन और भी ज्यादा, तो यानी कि इनमें टॉर्सनल स्ट्रेन तो लगभग बराबर सा ही है, लेकिन इसमें स्टेरिक स्ट्रेन क्या है, ज्यादा। तो जितने बल्की ग्रुप होते जाएंगे स्टेरिक स्ट्रेन उतना बढ़ता जाएगा। बताया भी था कि स्टेरिक स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन द साइज। आगे बात समझ में, तो ये भी एक्लिप्स है, ये भी एक्लिप्स है, लेकिन इसमें रिपल्सन्स क्या है, ज्यादा, तो इसको हम बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, फुल्ली एक्लिप्स्ड के नाम से इसको जाना जाता है। इसे बोलेंगे फुल्ली एक्लिप्स्ड, और इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल एक्लिप्स्ड। क्या बोल देंगे, पार्शियली एक्लिप्स्ड। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, तो ये कहलाएगा फुल्ली एक्लिप्स्ड, और ये हमारे सामने क्या कहलाएगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड। अब गौर से बढ़िए आगे बताओ, ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है कि पार्शियली एक्लिप्स्ड है, गौर से देखो। CH3 के पीछे कौन है, H, ये रहा CH3 के पीछे H, फिर H के पीछे कौन है, CH3, ये देखो H के पीछे कौन है, CH3, H के पीछे H, H के पीछे H, तो ये तो दोनों बिल्कुल एक जैसी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पार्शियली एक्लिप्स्ड। ये हमारे सामने रहेगा पार्शियली एक्लिप्स्ड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये फिर से कौन बनकर आ गया हमारे सामने, फुल्ली एक्लिप्स्ड। पक्का, यस। एक एक चीज आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये रहेगा फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो एक्लिप्स तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, सभी एक्लिप्स एक जैसे नहीं है, कुछ फुल्ली एक्लिप्स्ड है और कुछ पार्शियली एक्लिप्स्ड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गौर से देखिए, क्या सभी स्टैगर्ड भी एक जैसी है क्या,
देखिए ये कौन सी कंफर्मेशन है, स्टैगर्ड। गौर से देखिए है कि नहीं है। इसमें मिथाइल के बाजू में कौन है, मिथाइल। लेकिन यहां पर अगर अपन बात करना चाहे, मिथाइल और मिथाइल के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना है, कितना है कि नहीं है। तो बताइए, अगर हम बात करें तो ये स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो। कई बार बता चुका हूं, चाहे वो किसी की भी स्टैगर्ड क्यों ना हो। तो टॉर्सनल स्ट्रेन तो दोनों में ऑलमोस्ट क्या है, जीरो। लेकिन यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन होगा, क्यों, एक बल की ग्रुप दूसरे बल की ग्रुप के क्या यहां पर है, बाजू में। एक बल की ग्रुप दूसरे बल की ग्रुप के क्या है, बाजू में है। तो इसको अगर अपन बात करना चाहे तो इसे हम क्या बोलेंगे कि यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन है और यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन लगभग ना के बराबर है, या मिनिमम आप बोल सकते हो और कुछ नहीं। तो ये दोनों स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड का मतलब होता है फैला हुआ। मिथाइल ग्रुप यहां पर ज्यादा फैले हुए मतलब दूर है, या यहां पर ज्यादा दूर है, वहां पर। तो ये पार्शियली स्टैगर्ड है, पूरा स्टैगर्ड नहीं है। इसको क्या बोला जाता है, पार्शियली स्टैगर्ड। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहेंगे। इसको बोला जाता है पार्शियली स्टैगर्ड, या पार्शियली स्टैगर्ड का ही दूसरा नाम होता है गॉस। क्या होता है, गॉस। पार्शियली स्टैगर्ड का ही दूसरा नाम होता है गॉस। ये जो आपके सामने है इसको हम कौन सा बोलते हैं, फुल्ली स्टैगर्ड। इसको हम क्या बोल देते हैं मेरे भाई, फुल्ली स्टैगर्ड। और इसी का ही दूसरा नाम होता है एंटी। एंटी बोल दिया जाता है, कई बार क्या बोल दिया जाता है, ट्रांस। एक ही बात है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि सभी स्टैगर्ड एक जैसे नहीं है, सभी एक्लिप्स भी एक जैसे नहीं है। कुछ एक्लिप्स को फुल्ली एक्लिप्स बोला गया, कुछ एक्लिप्स को पार्शियल एक्लिप्स बोला गया, कुछ को स्टैगर्ड को फुल्ली स्टैगर्ड और कुछ को पार्शियली, यानी कि गॉस और एंटी के नाम दिए गए। लेकिन आपने देखा इससे पहले तो गॉस और एंटी के नाम नहीं थे, स्टैगर्ड स्टैगर्ड ही थे सारे के सारे, और एक्लिप्स एक्लिप्स ही थे सारे के सारे। तो ये नाम कब आते हैं जरा मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए यहां पर ये हमारे सामने है जिन पर हम रोटेशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, रोटेशन। अगर यहां पर मान लीजिए यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, मतलब तीनों एटम क्या है, सेम। यहां पर भी तीनों एटम क्या है, सेम। तो यहां पर आपका स्टैगर्ड स्टैगर्ड ही रहेगा। किसका नाम चलेगा, स्टैगर्ड और एक्लिप्स। केवल यही नाम आएंगे, स्टैगर्ड और एक्लिप्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे, यहां पर एक एच कम करके क्या लगा दिया है, एक्स, और यहां पर अभी भी क्या है, एच। तो जब यहां पर रोटेशन लोगे तब भी आपको नाम स्टैगर्ड और एक्लिप्स ही देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, स्टैगर्ड और क्या देखने को मिलेंगे, एक्लिप्स। पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, नाम आपको स्टैगर्ड और एक्लिप्स ही देखने को मिलेंगे। जैसे अगर अपन बात करना चाहे, प्रोपेन की कंफर्मेशन आप लोगों को बनाने के लिए दी गई है। किसकी कंफर्मेशन, प्रोपेन की। तो जब आप प्रोपेन की कंफर्मेशन बनाओगे तो ये आपने मान लीजिए कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। तो देखो कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल है। कार्बन नंबर 1 पर तीनों ही क्या है, मिथाइल। तो आप देखोगे यहां पर आप गॉस और एंटी की बातें नहीं कर पाएंगे, फुल्ली और पार्शियल की बातें नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है, जब तक आपके पास दोनों पर एक अलग अलग नहीं आ जाता एच के अलावा, तब तक ये बातें नहीं होती है। तो यहां पर भी जो आप लिखोगे तो केवल क्या लिखा जाएगा, स्टैगर्ड, या फिर क्या लिखा जाएगा, एक्लिप्स। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। हाँ, अगर यहां पर भी एक आपने लगा दिया है एक्स, या फिर आपने यहां पर लगा दिया है एक्स, अब देखो इनके रेफरेंस में बातें होती है। किसके रेफरेंस बातें होती है, इनके रेफरेंस में बातें होती हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक यहां पर क्या लग जाए, एक्स, और एक यहां पर क्या लग जाए, वाई, तो उस केस में आपके पास कौन कौन बनकर आने लगेंगे, स्टैगर्ड 2 में टूट जाएगा, गॉस एंड एंटी में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, गॉस एंड एंटी में टूट जाएगा। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, आपका एक्लिप्स भी कितने में टूट जाएगा, 2 में। एक आपके सामने बनने लगेगा कैसा, फुल्ली एक्लिप्स्ड, और एक आपके सामने कैसा बनने लगेगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड। क्या ये बात आपको समझ में आई। देखिए कैसे पहचानेंगे मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसमें बात करना चाहें, गॉस और एंटी दोनों ही क्या होते हैं, स्टैगर्ड। गॉस और एंटी दोनों ही क्या होते हैं, स्टैगर्ड। यहां पर हमारे सामने एक्स है, यहां पर एच और एच लगा हुआ है, या एच और एच लगाने की जरूरत भी नहीं है, हमें तो इन पर ही ध्यान देना है, ठीक है। ये हमारे सामने है। अगर आपने एक्स लगाया है तो एक्स के बाजू में जब आपका एक्स आ जाएगा, एक्स के बाजू में, यानी कि डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। या तो ये हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर इस प्रकार से आ जाएंगे। तो इन कंफर्मेशंस को क्या नाम दिया जाएगा, गॉस। क्या नाम दिया जाएगा, गॉस। यानी कि थीटा डाइहेड्रल एंगल कितना रहेगा,
या तो 60 डिग्री या फिर 300 डिग्री, एक ही बात है। यानी कि जब आजू बाजू होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स, क्लियर, तो उस केस में बात करनी है। अगर अपन बात करना चाहें ये जब कहां पर होंगे, आपके एक दूसरे के 180 पर, 180 पर रहेंगे, तो उस केस में इनको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एंटी, या फिर क्या बोला जाएगा, फुल्ली स्टैगर्ड। क्या ये बातें आपको समझ में आई? मतलब यह है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दो ग्रुप होने चाहिए। अब ये एक एक्स और एक वाई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क, लेकिन हमें पता तो चल गया ना कि कौन एडजेसेंट है। तो जब डाईहेड्रल एंगल 60 या 300 डिग्री होगा तो ये रहेगा, और डाईहेड्रल एंगल जब आप लोगों के सामने 180 रहेगा तो उस केस में ये क्या रहेगा, एंटी। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे बेसिक बात यह है कि बच्चे को कई बार दिमाग में यह आता है कि सर आपने इथेन में तो नहीं लिखा गॉस और एंटी, आपने एन ब्यूटेन में क्यों लिखा? क्योंकि ये लिखने के लिए आपके पास इस कार्बन पर इस कार्बन पर वो ग्रुप होने चाहिए जिसके रेफरेंस में हम बातें कर सके। वापिस आओ और सर हम बताओ, यहां पर सारी बातें देखो, ये मिथाइल और मिथाइल है कि नहीं है? तो ये जब डाईहेड्रल एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, या फिर डाईहेड्रल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फुल्ली एक्लिप्स्ड। और यहां पर देखो जब इनके बीच में डाईहेड्रल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, या फिर डाईहेड्रल एंगल कितना होगा, 300 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गॉस। क्या बोलेंगे, गॉस। क्या ये बात आपको समझ में आई? और जब इनके बीच में डाईहेड्रल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंटी। आगे बात समझ में? इससे पहले अगर अपन बात करें इथेन में ऐसी बातें नहीं की जा सकती थी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है जल्दी से इसको छापिए। ऑनलाइन वाले भी जुड़े हुए हैं, यही बैठ के देख रहे होंगे राक्षस। निकेत सब समझ में आ रहा है तेरे को? कहां बैठा निकेत? किसका नाम है निकेत? ऑनलाइन चल रहा है क्या तू? तो अपनी आईडी किसी को दे के आया है? राक्षसों ने बेच दी होगी आईडी, अलग ही लेवल के हैं। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। स्टैगर्ड के नाम अलग अलग कब होने लगेंगे, जब इस टाइप के ग्रुप लगे हो, तब उनको क्या बोलने लगेंगे, गॉस या एंटी। और आजू बाजू होंगे तो क्या बोलेंगे, गॉस। यानी कि डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री या 300 डिग्री, और एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो क्या बोलेंगे, एंटी। डाईहेड्रल एंगल 180 डिग्री। निपटा दिया है क्या? निपटा दिया है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बता देंगे मुझे, जो कंफर्मेशन आपने बनाई है एन ब्यूटेन की, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? क्योंकि सबसे कम रिपल्सन किसमें है? आप एक बार ये छाप ले तो मैं वापस आऊं और आपको बड़ी आसानी से समझा दूं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निपटा दिया है क्या सभी ने? अब तो निपटा दिया होगा। आज में निपटाने की कोई उम्मीद? कुछ लोगों को तो लग रहा था कि कल की छुट्टी है, भले वो छुट्टी शनिवार को मिल गई है, लेकिन वो मतलब प्लान पहले से बने हुए ना सर। मेंटली हम लोग प्रिपेयर थे कि आज रात को इतने बजे सोऊंगा और कल इतने बजे उठूंगा, ब्रेकफास्ट भी स्किप कर सकता हूं, और सब सही रहे तो मैं लंच को भी स्किप कर दूंगा, सीधा डिनर ही करूंगा उठ के। अपने ही रिकॉर्ड बना रहे हैं, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। स्टैगर्ड हमेशा एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होगा,
स्टैगर्ड हमेशा एक्लिप्स से, फिर वो चाहे स्टैगर्ड कोई सा भी क्यों ना हो, चाहे वो स्टैगर्ड पार्शियली स्टैगर्ड हो या फिर फुली स्टैगर्ड हो, अगर वो स्टैगर्ड है तो वो एक्लिप्स से क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल। आगे बात समझ में? यानी कि ये दोनों जो है एक्लिप्स से क्या रहेंगे, ज्यादा स्टेबल। अब इन दोनों में भी कंपैरिजन करना पड़े तो देख मेरे भाई, टॉर्सल स्ट्रेन का यहां पर कोई रोल, टॉर्सल स्ट्रेन का यहां पर भी कोई रोल नहीं है। स्टैगर मतलब टॉर्सल स्ट्रेन ऑलमोस्ट जीरो, क्लियर। लेकिन यहां पर क्या है, स्टेरिक स्ट्रेन, और यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन लगभग ना के बराबर, क्योंकि बल की ग्रुप कहां चले गए, एक दूसरे से दूर। आगे बात समझ में? तो दोनों स्टैगर में भी ज्यादा स्टेबल कौन सा है, एनटी। पक्का? यस। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करना चाहें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा रहेगा, एनटी। उसके बाद कौन सा रहेगा, गॉस। पक्का? अगर मैं आपको पूछूं कि गॉस को अनस्टेबल बनाने में किसका रोल है, स्टेरिक स्ट्रेन का रोल है या टॉर्सनल स्ट्रेन का रोल है, स्टेरिक। क्योंकि मेरे भाई दोनों ही स्टैगर्ड हैं, और स्टैगर्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन ऑलमोस्ट जीरो, फिर वो किसी का भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर अपन बात करना चाहें, आप बताइए एक्लिप्स में, देखो एक तो एक्लिप्स ये है, आप जानते हैं, पूरा बढ़िया तरीके से समझा दिया कि यहां तो स्टेरिक स्ट्रेन क्या रहेगी, भयंकर, और यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन होगी लेकिन क्या होगी, कम होगी। तो अगर आपसे पूछे स्ट्रेन दोनों एक्लिप्स में से किस में ज्यादा होती है, तो आप बोलोगे फुल्ली एक्लिप्स में। तो फिर यहां पर स्टेबिलिटी में हमारे सामने कौन आ जाएगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड। कौन आ जाएगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड। और उसके बाद कौन रहेगा, फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्या ये बातें आपको समझ में आई, फुल्ली एक्लिप्स्ड। ये तो किसका एनर्जी का ऑर्डर, सॉरी किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का। अगर पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो उल्टा, सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, फुल्ली एक्लिप्स्ड। एफई का मतलब क्या है, फुल्ली एक्लिप्स्ड। पीई का मतलब क्या है, पार्शियल एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड की एनर्जी हमेशा स्टैगर से ज्यादा मिलेगी, क्लियर। चलिए, क्योंकि एक्लिप्स में और कुछ होना हो, टॉर्सनल तो हमेशा मिलेगा, ठीक है। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन आएगा, गॉस, और उसके बाद कौन आ जाएगा, एंटी। ये आप लोगों के सामने आ गई। अगर प्रेफर्ड कंफर्मेशन पूछे एन ब्यूटेन की तो कौन सी बताओगे, प्रेफर्ड कंफर्मेशन, यानी कि मॉलिक्यूल कौन सी कंफर्मेशन में रहना चाहेगा, किसमें, एंटी में। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है वही प्रेफर्ड कंफर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट स्टार लगा के लिखेंगे, प्रेफर्ड कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज एंटी कंफर्मेशन। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट तो चल रहे हैं, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर आ गया है, राक्षस। प्रेफर्ड कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, preferred conformation of n-butane, preferred conformation of n-butane is anti conformation। कौन सी कंफर्मेशन रहेगी, एंटी कंफर्मेशन रहेगी। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सब एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, एनसीईआरटी ने केवल और केवल किसकी बात की है, इथेन की बात की है, उसके अलावा कोई बातें नहीं की है। पक्का? चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, नॉर्मली अगर अपन बात करना चाहे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो आपकी एंटी कंफर्मेशन है वो गॉस कंफर्मेशन से क्या रहती है, ज्यादा स्टेबल नॉर्मली। आप बताइए, एंटी कंफर्मेशन और गॉस कंफर्मेशन में कंपैरिजन करो तो गॉस को अनस्टेबल कौन बना रहा है, टॉर्सल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन। अगर ये रिपल्सन किसी तरीके से अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो, अगर ये रिपल्सन किसी तरीके से अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो उस सिचुएशन में आप जानते हैं इसकी एनर्जी क्या हो जाए, तो फिर ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे, उससे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बात अपने दिमाग में उतार ले कि स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी हमेशा, स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी हमेशा एक्लिप्स से क्या रहेगी, फिर वो चाहे कोई सी भी स्टैगर्ड हो और फिर वो चाहे कौन सी भी एक्लिप्स हो। अब जो कंपैरिजन चलेगा ना वो दो स्टैगर्ड में चलेगा, कभी ये भी ज्यादा स्टेबल निकल कर आ सकता है और कभी ये भी ज्यादा स्टेबल निकल कर आ सकता है। इनके बीच में एक्लिप्स मत लाना, ये कंपटीशन किसके बीच में है, स्टैगर्ड और स्टैगर्ड। अगर एक स्टैगर्ड है और एक एक्लिप्स है तो व्हाट एवर इज द रीजन, स्टैगर्ड हमेशा क्या मिलेगा, ज्यादा स्टेबल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary, it is not necessary, it is not necessary that, it is not necessary that that anti conformation,
it is not necessary that anti-conformation is always more stable, is always more stable than Gauss conformation, than Gauss conformation, than Gauss conformation. आगे बात समझ में? ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि एंटी हमेशा ही गॉस से क्या रहेगी, ज्यादा स्टेबल। इसी में फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, इफ देयर इज attraction forces in Gauss conformation, if there is attraction forces in Gauss conformation, if there is attraction forces in Gauss conformation, then it will be more stable, than anti-conformation, then it will be more stable than anti-conformation। अगर किसी कारण से गॉस कन्फर्मेशन में आपके सामने अट्रैक्शन फोर्स आ जाते हैं तो गॉस कन्फर्मेशन एंटी कन्फर्मेशन से भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल हमारे सामने आ रहा है और आपके लेवल पर एक ही आएगा और वो रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके अलावा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। नंबर ऑफ टाइम से ही पूछा जाता है। ये हमारे सामने है इथाइलिन ग्लाइकोल। कौन है? इथाइलिन ग्लाइकोल। देखिए अब उम्मीद करता हूं आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी होगी। कौन कौन से हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग कर सकते हैं? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एच, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एच, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ एच, मेरे इतने काम के हैं। यही जो हाइड्रोजन हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है। इधर तो हाइड्रोजन इन पर जुड़ा होना चाहिए और इनके सामने आने वाला एटम या तो ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फिर कौन हो, फ्लोरीन। क्लियर? तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यानी कि H इन्हीं से ही जुड़ा होना चाहिए और सामने आने वाला एटम भी यही होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। वैसे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर लगा हुआ H भी कर लेता है, लेकिन वो अभी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो आरडी सर आपको बता लेंगे। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, इसको कार्बन नंबर 1 और इसको कार्बन नंबर 2 और ऐसे मैं रोटेशन लेना चाहता हूं, तो देखो क्या यहां पर गॉस एंटी की बातें हो सकती हैं? यस। ये देखो एक्स लिख सकता हूं ना, इसको दोनों सेम है, एक्स लिख सकता हूं। तो दो सेम या दो अलग ग्रुप लग जाएंगे तो उस कंडीशन पर आप गॉस एंटी की बातें कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं यहां पर गॉस कन्फर्मेशन बनाने वाला हूं। तो गॉस कन्फर्मेशन, फ्रंट कार्बन 1 मान लिया है, बताओ उस पर क्या लगा हुआ है? उस पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहां पर H लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? OH। और दो क्या लगे हुए मेरे भाई? हाइड्रोजन। एग्री करते हो? फिर अगर अपन बात करना चाहें बैक कार्बन, मैं कौन सी कन्फर्मेशन बनाना चाह रहा हूं? गॉस। तो गॉस में आप जानते हैं जो बल्कि या जो आपके कॉमन एटम या ग्रुप होते हैं वो कहां चाहिए? एडजेसेंट पोजीशन पर। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन रहेगा? OH। यहां पर कौन रहेगा? H। यहां पर कौन रहेगा? H। देखो OH OH के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये गॉस कन्फर्मेशन है। कौन सी है? गॉस। अगर मुझे इसकी एंटी कन्फर्मेशन बनानी पड़े तो क्या मेरे भाई आप इसके एंटी कन्फर्मेशन बना सकते हैं? आप जानते हैं इसमें जो कॉमन थे वो कहां चले जाएंगे? 180 पर। तो ये आपके सामने कौन सी कन्फर्मेशन है? दिस इज एंटी कन्फर्मेशन। है ना? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। अगर मैं फुल्ली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनाना चाहूं, क्या बनाना चाहूं? फुल्ली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनाना चाहूं तो फुल्ली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कुछ इसी प्रकार से बनेगी क्या? यस, ये फुल्ली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। अब हमें देखना है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये कन्फर्मेशन का नाम बता सकते हो मेरे भाई? दिस कन्फर्मेशन इज गॉस, दिस कन्फर्मेशन इज एंटी, पक्का? एंड दिस कन्फर्मेशन इज फुल्ली एक्लिप्स्ड। हाँ या ना? यस। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, आपको बहुत सारी चीजें यहां पर क्या हो जाएंगी? क्लियर। देखिए अगर हम बात करना चाहें किसके बारे में? टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में, तो ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है। टॉर्सनल स्ट्रेन दोनों में ऑलमोस्ट क्या होता है? 0। अब आते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। पहले यहां पर ये ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते थे जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ती थी और स्टेबिलिटी घटती थी। अगर ये रिपल्सन की बजाय क्या करने लग जाए? अट्रैक्शन, तो मामला थोड़ा अलग हो सकता है। अब आप जानते हैं ऑक्सीजन की ईएन क्या होती है? हाइड्रोजन से ज्यादा, तो यहां पार्शियल नेगेटिव और यहां पर कैसा चार्ज रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव। एग्री करते हैं इस बात से? यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, यहां भी पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल, अब देखिए पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन।
बेटा इसी का ही तो नाम आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये ग्रुप रिपेल नहीं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। कारण कारण यह है कि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला है, यहां पर आपको देखने को मिला है इंटर नहीं, इंट्रा मोलिक्यूलर, विद इन द मोलिक्यूल, इंट्रा मोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और इंट्रा मोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से मेरे भाई इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, अट्रैक्शन आ गया। तो इन दोनों स्टैगर में से अब बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, इन दोनों स्टैगर में से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि जो रिपल्सन यहां होता था आज वो किस में कन्वर्ट हो गया है, अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या फुल्ली एक्लिप्स्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? बच्चा इसको साथ में लेकर ही नहीं चलता है। मेरी एक बात दिमाग में उतार ले, और वो बात कौन सी है कि स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी, स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी एक्लिप्स से हमेशा ही, फिर वो चाहे कोई सी भी स्टैगर्ड और कोई सी भी एक्लिप्स, इससे कद्दू फर्क। अगर मैं तुमसे पूछूं इन दोनों की स्टेबिलिटी उससे ज्यादा या कम, ज्यादा होगी। लेकिन अब मेरी बात को सुनो, क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोई मना नहीं कर सकता। देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर कैसा रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, यहां पर कैसा रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर कैसा रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल। सो देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनफैक्ट अगर मुझसे पूछो ना तो इससे भी बढ़िया इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। एग्री करते हैं इस बात को? और डिस्टेंस यहां क्या होगी, कम, और यहां डिस्टेंस क्या होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे भी बेटर उसके अंदर है। बट फिर भी स्टेबिलिटी इसी की ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हो ना, तो आप केवल किसको देख रहे हो, स्टेरिक। टॉर्सल तो भूल गए आप, भूल गए कि नहीं भूल गए? इसमें टॉर्सल स्टेन नहीं है, लेकिन उसमें टॉर्सल स्टेन है। उसके अलावा अभी एक और बात भूल गए हो, ये जब ऑक्सीजन नजदीक आएंगे तो ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन। तो एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में टॉर्सनल भी मैक्सिमम होता है, स्टेरिक भी मैक्सिमम होता है। आगे बात समझ में? तो ये अकेला हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दो रिपल्सन को कम नहीं कर पाएगा। तो एक्लिप्स में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो स्टैगर्ड से आगे नहीं निकल सकता। तो अगर मैं आपसे इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं, क्या पूछूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो क्या आप मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, गॉस, उसके बाद एंटी, पक्का, और उसके बाद फुल्ली एक्लिप्स्ड। एफ ही लिख दूं फुल्ली एक्लिप्स्ड को, यस। तो इस यही टॉपिक अपना क्या रहेगा, कंटिन्यू। पता नहीं कितनी बार जब भी आया है इथाइलिन ग्लाइकोल आया है, कई बार जब भी पूछा गया है तो कौन पूछा गया है, इथाइलिन ग्लाइकोल। आईआईटी में कई बार आ चुका है, जेई मेंस में कई बार आ चुका है, एआईपीएमटी में कई बार आ चुका है। इथाइलिन ग्लाइकोल की ही बातें करता है, उसके अलावा किसी की बातें नहीं करता। यानी कि अगर गॉस कंफर्मेशन में किसी प्रकार का क्या जाए, अट्रैक्शन, तो उस सिचुएशन में गॉस कंफर्मेशन एंटी से ज्यादा स्टेबल हो सकता है। याद रहे गॉस और एंटी दोनों ही स्टैगर्ड है, याद रहे गॉस और एंटी दोनों ही स्टैगर्ड है, और स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी एक्लिप्स से ज्यादा रहेगी, चाहे रीजन जो भी हो। आगे बात समझ में? अगर आपसे पूछे एआर में कि गॉस कंफर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी, असर्शन सही की गलत? सही। रीजन दे, बिकॉज इन गॉस कंफर्मेशन देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टेबल है, और स्टेबल होने का कारण क्या है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास। आगे की बातें जानने के लिए क्लास में बने रहे। अगर आपने गलती से एक क्लास मिस की, आप सोचिए जिसने पहली दूसरी में से कोई भी क्लास मिस कर दी होती स्टीरियो की, आज उसको कुछ समझ में नहीं आता, और जिसने पहली दो क्लासेस समझी हैं उसके लिए आज कुछ नया है ही नहीं। धन्यवाद। बंद कर देना सर माइक।